मात्र 45 दिनों के कार्यकाल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया है। आपने इससे संबंधित खबरें भी सुन ली होंगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद लिज ट्रस की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह से प्रधानमंत्री बनी और उनके कार्यकाल से संबंधित क्या बुनियादी बातें हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उनका अगला प्रधानमंत्री किस तरह से चुना जाएगा, ब्रिटेन में जो नया प्रधानमंत्री होगा उसका चयन किस तरह से होगा। इसके अलावा कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य देशों की नीतियों और राजनीति का भारत पर प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम अपनी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है 5 रीजंस व्हाई लिज ट्रस वाज फोर्स्ड टू रिजाइन एज UK प्राइम मिनिस्टर, यानी वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जो ब्रिटेन की हालिया प्रधानमंत्री थी, जिनकी सरकार बने हुए मात्र 45 ही दिन हुए थे, आखिर कौन कौन से कारणों की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इस पूरी खबर में इन्हीं कारणों पर चर्चा की गई है। साथ ही ये भी बात की गई है कि कौन कौन से उम्मीदवार हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए खबर भी है, इस पर हमने कल भी बात की थी। दिवाली के अवसर को देखते हुए दृष्टि संस्थान द्वारा एक नए ऑफर की शुरुआत की गई है। ये ऑफर जो है मुख्य तौर पर 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच लागू रहेगा। इस ऑफर के तहत आप दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन कोर्स या किसी भी पेन ड्राइव कोर्स पर 20% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। कूपन कोड है दृष्टि और आप इसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि डिस्काउंट की। अब आगे बढ़ते हैं और लिज ट्रस की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जब इस्तीफा दिया था तो इसके बाद वहां पर एक पूरी चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई थी और इस प्रक्रिया के आयोजन के बाद एक नए प्रधानमंत्री का चयन किया गया था। ये नए प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस। लिज ट्रस ने 6 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पद संभाला था, लेकिन इसके मात्र 2 दिन बाद 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो जाहिर तौर पर ब्रिटेन में जो सरकारी कामकाज था वो प्रभावित हुआ और लंबे समय तक सरकारी मशीनरी ने कोई विशेष काम नहीं किया। इसके बाद जो पहला काम हुआ वो पहला काम था 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उनकी सरकार द्वारा पहली आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसको लेकर उन्होंने पहले वादे भी किए थे। जब उन्होंने आर्थिक नीति की घोषणा की तो इसी आर्थिक नीति के बाद उनकी सरकार गिरने की जो आशंकाएं थी वो और ज्यादा गहरी हो गई थी, और ज्यादा प्रबल हो गई थी। कैसे हुई उस पर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम इन्हीं पर बात कर लेते हैं। तो जब ये प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने कई तरह के रिकॉर्ड भी स्थापित किए। मसलन पहला रिकॉर्ड यही था कि वो अंतिम ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ II द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री भी थी। इनसे पहले मार्गरेटा थैचर और थेरेसा मे भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा एक विशेष रिकॉर्ड जो उनके नाम है, जो कि उनके रेजिग्नेशन से संबंधित है, वो विशेष रिकॉर्ड ये है कि वो ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम अवधि की प्रधानमंत्री भी हैं। उनकी जो सरकार चली है वो मात्र 45 दिन तक ही चल सकी। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो जॉर्ज कैनिंग के हाथों में था। वो 1827 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और वो मात्र 121 दिन तक ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह सके थे और 121वें दिन पर उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से उन्हें ये रिकॉर्ड प्राप्त हुआ था। लेकिन अब जो ये रिकॉर्ड है वो लिज ट्रस को प्राप्त हुआ है। मात्र 45 दिन तक वो प्रधानमंत्री रही हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो ब्रिटेन में विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ मिनिस्टर और विकास मामलों की मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये तो उनकी पृष्ठभूमि की बात हुई, उनके बैकग्राउंड की बात हुई। तो अब यहाँ विशेष बात ये है कि जब लिज ट्रस ने बतौर प्रधानमंत्री ये पद संभाला था तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो थी वो एक कठिन समय से गुजर रही थी। एक और तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक ठहराव का सामना करना पड़ा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को,
एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया है। वहां की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक विकास की दर है, वो एक स्थिर गति से बढ़ रही है, वो किसी विशेष गति से नहीं बढ़ रही है, उसमें एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, वो लगभग रुक गई है। वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से वहां पर जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई की दर है, वो भी बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है ब्रिटेन में, क्योंकि वहां जो तेल की कीमतें हैं, जो ऊर्जा की कीमतें हैं, जो कि क्योंकि ये जो तेल है, जो ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं, वो रूस से पूरी की जाती थी। पहले यूरोपीय देशों द्वारा रूस से पूरी की जाती थी, लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो जाहिर तौर पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसकी वजह से ये जरूरतें अब पूरी नहीं हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में दो सरकार जो बनाई गई, जो नई सरकार बनी, उसके सामने कई सारी चुनौतियां मौजूद थी। लेकिन अधिकांश जानकार इस बात पर अपनी राय स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटेन की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, उस मौजूदा आर्थिक स्थिति में लिज ट्रस की आर्थिक नीतियों की एक विशेष भागीदारी रही है, एक विशेष भूमिका रही है। उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने इस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नीचे ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे योगदान दिया है, क्या क्या भूमिका रही है, उस पर बात करें तो इन सभी चीजों की शुरुआत होती है मिनी बजट से। आपको याद होगा कि जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया था, तो इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स द्वारा एक नए प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। और इस प्रक्रिया के दौरान दो लोगों का नाम सबसे प्रमुख था। पहला नाम था ऋषि सुनक का, जो कि भारतीय मूल के थे, और दूसरा नाम था लिज ट्रस का। अब लिज ट्रस ने अपने पूरे अभियान के दौरान दो वादे किए थे। पहला वादा था कर में कटौती करने का, टैक्स रेट में कटौती करने का, और दूसरा वादा था निश्चित ऊर्जा कीमतों की गारंटी देने का, यानी जो तेल की कीमतें हैं, जो प्राइस है, उसको एक निश्चित स्तर पर निर्धारित करने का। अब ये जो कर कटौती का पूरा निर्णय था, ये क्लासिक इकोनॉमी के बहुत ज्यादा विरुद्ध है, क्योंकि क्लासिक अर्थव्यवस्था में माना जाता है, क्लासिक अर्थशास्त्र में माना जाता है कि जब किसी देश में बहुत ज्यादा महंगाई होती है तो वहां की सरकार जो टैक्स रेट है, उस टैक्स रेट में कुछ हद तक बढ़ोतरी करती है। लेकिन इन्होंने एक उल्टा निर्णय लिया। दरअसल इस उल्टे निर्णय के पीछे जो कारण था, उस कारण को ट्रिकल डाउन अप्रोच कहा जाता है। इस अप्रोच में माना जाता है कि जब किसी देश के जो अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो उसका प्रभाव गरीबों पर भी देखने को मिलेगा और गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में भी कुछ हद तक सुधार होगा। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये हर जगह काम नहीं करती है, और यहीं पर लिज ट्रस की जो नीति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो खराब हो गई और उनकी ये जो पूरी नीति थी, उसने उल्टा ही परिणाम दिखा दिया। कैसे शुरू हुई ये नीति, क्या था इस नीति के तहत? तो इस नीति की घोषणा जो हुई वो 23 सितंबर को की गई। 23 सितंबर को उनकी सरकार द्वारा एक मिनी बजट की घोषणा की गई, और इस मिनी बजट के दौरान एक कर कटौती पैकेज के बारे में बात की गई। ये जो कर कटौती पैकेज था, इसकी जो लागत थी, वो तकरीबन 45 बिलियन पाउंड के आसपास थी, यानी लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास थी। और इस कर कटौती के तहत जो अमीर लोग थे ब्रिटेन के, उनके कर में, उनके इनकम टैक्स में कुछ कटौती करने की बात की गई थी। लेकिन जब जानकारों द्वारा यह सवाल उठाया गया कि आखिर सरकार इतने बड़े पैकेज को फंड कहां से करेगी, इसका वित्त पोषण कहां से होगा, तो सरकार ने इसका जवाब दिया कि इसका वित्त पोषण जो है वो बाजार से उधार लेकर किया जाएगा, यानी सरकार बाजार से उधार लेगी और फिर इस पैकेज को लागू किया जाएगा। लेकिन जब ये बात सामने आई कि सरकार बाजार से उधार लेगी, तो कई जानकारों द्वारा इस पूरी स्थिति का विश्लेषण किया गया। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई जिनमें यह पता चला कि यदि सरकार की ये जो नीति है, ये इसी तरह से जारी रहती है, तो इस पूरी नीति की वजह से अगले 50 वर्षों में ब्रिटेन का जो सार्वजनिक ऋण है, वो जीडीपी के 320% से ज्यादा पहुंच जाएगा। यानी ब्रिटेन में सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो जाएगा, जो कि मौजूदा समय में ब्रिटेन का जो सार्वजनिक ऋण है, वो मौजूदा समय में 2.4 ट्रिलियन पाउंड के आसपास है, यानी पूरी जीडीपी के तकरीबन 96% के आसपास है ये। लेकिन यदि सरकार की ये नीति जारी रहती है, ये कर कटौती की नीति जारी रहती है, तो इसकी वजह से ये जो सार्वजनिक ऋण है वो 320% के आसपास पहुंच जाएगा। अब जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आई, तो इसकी वजह से ब्रिटेन के बाजार में खलबली मचने लगी, क्योंकि लोगों को डर था कि एक और तो सरकार के पास सार्वजनिक ऋण बहुत ज्यादा है, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में आर्थिक विकास की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जाहिर तौर पर ब्रिटेन में उस समय जो मुद्रास्फीति थी और मौजूदा समय में भी जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में लोगों द्वारा यह माना जाने लगा कि सरकार सार्वजनिक ऋण को चुकाने में असमर्थ होगी। सरकार ने जो ऋण लिया है लोगों से, बाजारों से जो ऋण लिया गया है, सरकार कभी भी उस ऋण को नहीं चुका पाएगी। जब इस तरह की आशंकाएं जाहिर की जाने लगी, तो इसकी वजह से जो विदेशी निवेशकों ने ब्रिटेन में निवेश किया हुआ था,
उन्होंने ब्रिटिश संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटेन से अपने निवेश को वापस लेना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने, विदेशी निवेशकों ने ब्रिटेन से अपना पैसा वापस निकाला, तो इसकी वजह से इसका प्रभाव हमें ब्रिटेन की करेंसी यानी पाउंड पर देखने को मिला और पाउंड अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। पाउंड का जो मूल्य था वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा और डॉलर की तुलना में वो बहुत कम स्तर पर आ गया। अब जब पाउंड की कीमत कम हुई तो इसकी वजह से ब्रिटेन में आयातित मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ने लगी। आयातित मुद्रास्फीति मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये कब होता है? ये तब होता है जब किसी देश की जो मुद्रा है उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उसकी कीमत में डिप्रिसिएशन होता है। जब कीमत कम होती है तो इसकी वजह से उस देश में आयात बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। जब आयात महंगा हो जाता है तो इसकी वजह से जाहिर तौर पर वहाँ पर मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ब्रिटेन में मुद्रास्फीति, जो महंगाई थी, वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में घरेलू निवेशकों ने गिल्ट भी बेचना शुरू कर दिया। गिल्ट क्या होता है? तो गिल्ट ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला सरकारी बॉन्ड होता है। क्यों जारी करती है सरकारी बॉन्ड? तो सरकार इस बॉन्ड को अपनी छोटी छोटी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करती है। लेकिन क्योंकि अब निवेशकों के सामने ये आशंका थी कि सरकार पर सार्वजनिक ऋण बहुत ज्यादा है और सरकार आगे आने वाले समय में जो भी पैसा लोगों से ले रही है वो पैसा चुकाने में असमर्थ रहेगी, तो लोगों ने जो निवेश किया हुआ था पहले से सरकारी बॉन्ड्स में, उस निवेश को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था कि सरकार पैसा चुकाने में असमर्थ रहेगी। अब जब लोगों ने इस तरह के बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से इस बॉन्ड की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा कम होने लगी। अब सरकारी बॉन्ड्स के साथ एक सबसे विशेष बात ये होती है कि जब सरकारी बॉन्ड्स की कीमत कम होती है तो उनकी यील्ड की कीमत, यानी उस पर जो ब्याज लगने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी एक और तो सरकार के पास अब पैसा नहीं था, वहीं दूसरी ओर सरकार को ब्याज पर बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे। इसी पूरी स्थिति में पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा हस्तक्षेप किया गया, इंटरवीन किया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन का सेंट्रल बैंक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन में स्थिति कितनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ के सेंट्रल बैंक द्वारा भी वहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन इस हस्तक्षेप का भी कोई विशेष प्रभाव हमें ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर देखने को नहीं मिला और इन्हीं तमाम कारकों की वजह से ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी। लेकिन ये तो आर्थिक मोर्चे पर बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक मोर्चे पर क्या हुआ उस पर देख लेते हैं। ब्रिटेन की जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, उनकी जो सरकार थी, उनकी सरकार गिरने का जो अंतिम कारण था वो उनकी नीतियों का यू टर्न था। उन्होंने अपनी नीतियों में यू टर्न ले लिया। जब लिज ट्रस को ये महसूस हुआ कि उनकी नीतियां गलत परिणाम देखने को मिल रहा है उनकी नीतियों की वजह से, तो उन्होंने अपनी नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया। नीतियों में 360 यू टर्न ले लिया, सारी नीतियों को रिवर्स कर दिया गया और इसी के साथ उन्होंने अपने वित्त मंत्री को भी उनके पद से हटा दिया। जब उन्होंने अपने वित्त मंत्री को उनके पद से हटाया तो जाहिर तौर पर वहां पर उनकी जो राजनीतिक गुडविल थी, जो राजनीतिक साख थी, जो राजनीतिक छवि थी, वो प्रभावित हुई और इस पूरी प्रभाव की वजह से खुद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी उनका विरोध किया जाने लगा और ये विरोध इतना बढ़ गया कि अंततः उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तो बात हुई कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रधानमंत्री का चयन किस तरह से किया जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो यदि आप कंजर्वेटिव पार्टी के संविधान को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी का कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो वहां पर जो नया लीडर चुना जाएगा, जो नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, वो केवल चुनाव के जरिए ही, केवल इलेक्शंस के जरिए ही चुना जाएगा, जैसा कि बोरिस जॉनसन के बाद हुआ था। और ये जो चुनाव आयोजित होते हैं, ये चुनाव ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की समिति है एक, जिसका नाम है 1922 कमेटी, 1922 समिति। इस समिति द्वारा ये चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इस समिति के बारे में बात करें तो ये जो समिति है ये हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां के एमपीज का एक समूह होता है और इस समूह से मिलकर ये समिति बनती है। यहाँ विशेष बात यह है कि इस समिति में केवल बैक बेंचर्स एमपी ही शामिल होते हैं। कौन होते हैं बैक बेंचर्स एमपीज? तो बैक बेंचर एमपीज ऐसे एमपी होते हैं जिन्हें सरकार में कोई भी पद नहीं मिलता है, इसी वजह से इन लोगों को इस समिति में शामिल किया जाता है। और जो नए चुनाव आयोजित होंगे, इन नए चुनाव आयोजित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया मुख्य तौर पर नामांकन बंद होने के बाद तय की जाएगी। क्यों नामांकन बंद होने के बाद? क्योंकि नामांकन बंद होने के बाद ही ये तय हो सकेगा कि कितने उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, कितने उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन पेश किया है। यदि केवल एक उम्मीदवार होगा
तो फिर चुनाव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही व्यक्ति अंततः चुनाव जीत जाएगा। लेकिन यदि 2 व्यक्ति नामांकन भरते हैं तब क्या होगा? तो यदि 2 व्यक्ति नामांकन भरते हैं तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज हैं वो मतदान करेंगे और किसी एक व्यक्ति का चयन कर लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि यदि 2 से ज्यादा व्यक्ति मतदान करते हैं तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले कंजर्वेटिव पार्टीज के जो एमपी हैं वो मतदान करेंगे और किन्हीं 2 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से। इसके बाद जब 2 व्यक्ति चयनित हो जाएंगे तो समग्र जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, तब कंजर्वेटिव पार्टी के सारे मेंबर्स, जिनकी संख्या लगभग 1,70,000 के आसपास है, सभी मेंबर्स चुनाव मतदान करेंगे, वोट करेंगे और उन 2 लोगों में से किसी एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। और ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी भी हो सकती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इतने ज्यादा उम्मीदवार नॉमिनेट नहीं करेंगे खुद को और केवल 2 उम्मीदवार ही नॉमिनेट करेंगे और इन्हीं के बीच चुनाव होगा और चुनावी प्रक्रिया बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो बात हुई कि चुनाव किस तरह से होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से उम्मीदवार हमें देखने को मिल सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इन उम्मीदवारों में सबसे पहला जो नाम है वो है ऋषि सुनक का। इनके बारे में हमने पहले ही बात की। ये भारतीय मूल के एमपी हैं और इससे पहले वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ जानना विशेष है कि जब बोरिस जॉनसन की सरकार गिरी थी तो कई जानकारों ने यह बताया था कि बोरिस जॉनसन की सरकार गिरने में ऋषि सुनक की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जब सितंबर में चुनाव आयोजित किए गए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए, तब भी ऋषि सुनक इस पूरी प्रक्रिया में एमपीज के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। इसके अलावा ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के लोगों को लिज ट्रस की आर्थिक नीतियों के बारे में भी चेताया था, चेतावनी दी थी और इन नीतियों का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था। यही वजह है कि ऋषि सुनक को इस पूरी दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये भारतीय मूल के हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा विशेष बात हो सकती है। इसमें दूसरा नाम है पेनी मोर्डांट का। पेनी मोर्डांट ब्रिटेन के पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो यूरोपीय संघ से अलग होने के भी सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। यही वजह है कि वो ब्रिटेन के एमपीज के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। इसके अलावा जब सितंबर महीने में चुनावी प्रक्रिया आयोजित की गई थी तो चुनाव की रेस में वो भी शामिल थे, लेकिन वो अगले चरण में नहीं पहुंच पाए थे। अगले चरण में केवल 2 ही लोग पहुंचे थे। इसमें ऋषि सुनक और लिज ट्रस शामिल थे। तो ये तो 2 नाम हुए। इसके अलावा एक नाम और ज्यादा बहुत प्रचलित है, तो वो नाम है जेरेमी हंट का। हमने पहले ही बात की कि जब लिज ट्रस को लगा कि उनकी नीतियां विफल हो रही हैं तो उन्होंने अपने वित्त मंत्री को हटा दिया था और वित्त मंत्री को हटाने के बाद उन्होंने जेरेमी हंट को ही देश का नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा जेरेमी हंट ब्रिटेन में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय का पद भी संभाल चुके हैं। और यहाँ विशेष बात यह है कि कई जानकार ये बता रहे हैं कि मौजूदा समय में ब्रिटेन में जो असली सत्ता है वो जेरेमी हंट के पास में ही है और जो असली प्रधानमंत्री हैं वो वही उसकी असली प्रधानमंत्री की भूमिका भी वही अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि इन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए एक विशेष उम्मीदवार माना जा रहा है। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि ब्रिटेन की हालिया राजनीतिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए किसी देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए आर्थिक नीतियों के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि किसी देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वहां की जो आर्थिक नीतियां हैं वो आर्थिक नीतियां कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और इसके लिए आपको ब्रिटेन की जो हालिया स्थिति है उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ब्रिटेन की जो 1922 समिति है ये किस विषय से संबंधित है और इसमें कौन कौन से एमपीज शामिल होते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।